यहीं पे आए थे हम लोग। किस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे, एक बार फिर से मैं, क्योंकि ये पीडीएफ आपके पास है, उधर जाते जाइए। हम बात कर रहे थे बच्चों के जो डेवलपमेंट है, किसी व्यक्ति के विकास में दो चीजें प्रभावित जो कर रही है। पहली कौन सी चीज? आनुवांशिकता। और दूसरा कौन सा था? वातावरण। आनुवांशिकता के बारे में हमने क्या देखा कि आनुवांशिकता किस तरीके से हमको प्रभावित कर रही है। पहला चीज कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर माता पिता के लक्षण हमको दिखने मिलते हैं। और वो लक्षण आप लोगों ने आनुवांशिकता के जनक के बारे में देखा। कौन है आधुनिक आनुवांशिकता के जनक? मेंडल, है ना। मटर पर प्रयोग। और आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? विलियम बैटमैन। उसके बाद हमने बात किया कि वातावरण कैसे प्रभावित करता है। तो कुछ बातें रह गई थी जो कल हम लोग बात किया था, उसमें हम लोग अब आते हैं इसमें कि वातावरण में कैसे हम लोग शैक्षिक और सामाजिक या किसी की बुद्धि या बौद्धिक स्थिति कैसे प्रभावित होती है वातावरण से। अभी तक बहुत लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति है अपने माता पिता के जीन्स के अनुसार क्या हो जाता है? बच्चों में लक्षण देखने को मिलता है। प्रखर बुद्धि वाला जो हम बच्चे देखते हैं, हो सकता है उसके माता पिता बुद्धिमान हो। मंद बुद्धि वाले हैं तो उनके बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, ऐसा आनुवांशिकता का एक कहना है। लेकिन वातावरण में बहुत सारी चीजें आनुवांशिकता की बातों को गलत साबित कर रही है। उसी को लेकर देखिए कि कोई भी प्रजाति की श्रेष्ठता और बुद्धि कैसे प्रभावित होती है। बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण अक्सर वंशानुगत ना होकर के क्या होता है? श्रेष्ठ वातावरण। वातावरण में भी दो प्रकार के वातावरण होते हैं। एक ऐसा वातावरण जो क्या होगा? सामान्य है या निगेटिव है, और ऐसा वातावरण जो श्रेष्ठ है, अच्छा वातावरण। अगर किसी व्यक्ति का जो अच्छे वातावरण में वो रहना शुरू कर देता है, उनकी शैक्षिक और सामाजिक स्थिति अच्छी होती जाती है, तो हो सकता है कि वो, हम जो सोच रहे थे कि मानसिक रूप से वो मंद बुद्धि है, वो क्या हो सकता है? अच्छी बुद्धि वाला बन सकता है। और दूसरा, कोई ऐसा महान व्यक्ति का कोई पुत्र है ना, तो बिना उचित वातावरण के महान नहीं बन सकता। वातावरण का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन को ही बदल देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जीन्स है वो अलग काम कर रहा है, लेकिन कोई भी महान व्यक्ति, अभी देखिए ना, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनका पुत्र राजा हुआ, उनका पुत्र राजा हुआ, राज जो पुत्र बनते गए राजा, पुत्र बनते गए राजा, लेकिन जो पहले राजा हुए या दूसरे राजा हुए, उनकी कार्य कुशलता, उनकी नेतृत्व क्षमता जैसी रही होगी, हो सकता है कि उनके पुत्र में वैसी ही क्षमता, कार्य कुशलता आए। ये संभव नहीं है। तो उचित वातावरण, कई बार तो उचित वातावरण मिलने के बाद भी बच्चे के अंदर वो प्रखर बुद्धिमत्ता नहीं आती है ना। बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके पुत्र लोग अभी हैं, है ना। उनकी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं, वो भी हो सकता है। उचित वातावरण के बाद भी वो महान नहीं बन सकता। तो वातावरण का प्रभाव सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ता है, विकास पर पड़ता है। चलिए, इसको लेकर के प्रयोग किया गया है न्यूमैन और फ्रीमैन ने। इनका जो प्रयोग था कि कैसे वातावरण बच्चे के जीवन को प्रभावित कर सकता है, इसके लिए क्या किया गया, वो आसपास के 20 जुड़वा बच्चों को एक साथ रखा गया। एक साथ रखने के बाद 20 जगह पर उनका रिसर्च चला। 20 जोड़े हैं, मतलब 40 बच्चे। 20 बच्चों को कहां भेज दिया गया? शहर भेज दिया गया। और 20 बच्चों को कहां भेज दिया गया? गांव। ये हैं दो जुड़वा बच्चे, मान लो, है ना। अब इनको भेज दिया गया। अब गांवों में लगभग 10 साल तक उनका अध्ययन किया गया। 10 साल अध्ययन के बाद
देखिए, शहर का जो वातावरण होगा, शहर का माहौल होगा, शहर की परिस्थितियां होंगी, जीवन शैली होगा, रहन सहन, हर चीजें शहर के हिसाब से बच्चा ढलता गया। और बच्चे के अंदर 10 साल बाद देखा गया कि दो बच्चे हैं, दोनों जुड़वा हैं। आनुवंशिकता को कैसे क्रॉस किया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है कि हर चीजें जीन्स है तो डेवलपमेंट होगा, उनका पूरा विकास होगा, ऐसी बातें नहीं है। उसके लिए ये सिद्ध किया गया, शहर का बच्चा क्या निकला, शिष्टाचारी निकला, चिंता से मुक्त है और अधिक बुद्धिमान बना, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अलग अलग वातावरण के हिसाब से शहर का वो वातावरण उन्होंने फेस किया। गांव का बच्चा क्या निकल गया, अशिष्ट निकल गया। ये रिसर्च है ना, ये ऐसा नहीं कि गांव का बच्चा अशिष्ट होता है, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। रिसर्च में पता चला है कि उनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया, उसके बाद छोटी छोटी बातों के लिए वो क्या होता था, चिंता ग्रस्त होता था, मानसिक रूप से उसका विकास नहीं हो पाया। ये किन्होंने बताया, न्यूमैन और फ्रीमैन ने, उसका अध्ययन था। तो ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अलग अलग वातावरण में बच्चों का विकास अलग अलग होता है और हर चीज आनुवंशिकता पर डिपेंड नहीं होता है। अभी तो उल्टा भी हो सकता है, शहर के बच्चे अशिष्ट हो सकते हैं, हो रहे हैं, है ना, अधिक बुद्धिमान और कम बुद्धिमान। ये अवसर के ऊपर डिपेंड होते जा रहा है, अब शहर और गांव के हिसाब से नहीं है। शैक्षिक स्थिति और टीचर कैसे हैं, ये इस पर अब डिपेंड किया जा रहा है, ठीक। यहाँ पर गॉर्डन ने भी अपना क्या दिया, मत दिया, और उन्होंने भी एक रिसर्च किया वातावरण को लेकर, और वातावरण और बच्चों का विकास हम क्या देख रहे हैं, वातावरण और बच्चे का विकास। गॉर्डन ने नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों पर रिसर्च किया, ठीक। अब नदी के किनारे जो स्थिति रहेगी, कहना चाहिए शहर से बहुत दूर, ठीक, विकास की संभावनाएं बहुत कम, ऐसी स्थिति में कोई सुविधाएं नहीं, तो उनको उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने के कारण बच्चे का मानसिक विकास क्या हो गया, मंद हो गया। मान लो आज आप शहर में रहते हैं, ये एक शहर है, और शहर में शहर का जो डेंसिटी है, यहाँ सघनता है, और शहर से 5 किलोमीटर दूर एक घर है जो शहर में ही आता है। एक घर यहाँ पे आप लोग बना लिए, नया घर, यहाँ एक घर बना हुआ है, इस घर में आप बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, ना ही इनको कोई सड़क दिख रही है ना, ना ही कोई रेलवे, ना कोई लोग, ना ही कोई विकास। यहाँ बच्चा अकेला खेलता है, परिवार के साथ बस रहता है। और एक बच्चा जो यहाँ रहता है, मन किया तो पार्क चला गया, मन किया तो खेलने चला गया। अब ऐसी स्थिति में शहर में ही है, अब शहर वाले ही कहला रहे हो, फिर भी इनका विकास और इनके विकास में अंतर होगा ही, है ना। तो ये चीजें वातावरण के हिसाब से, जैसे वातावरण में रहते हैं आप, अगर गंदे वातावरण में रहते हैं तो आपका जो मेंटल डेवलपमेंट पर भी क्या असर करेगा, प्रतिकूल असर करेगा। ये भी ध्यान रखें, हर चीज के लिए बात है। फिर एक केस स्टडी है, लिखते है ना आप लोग, अभी न्यूमैन फ्रीमैन का लिखे हैं, उन लोग जुड़वा बच्चे पर अर्बन और रूरल के हिसाब से प्रयोग किया। इनका जो केस था, एवरामन, इन्होंने क्या किया अपने रिसर्च में, अब मान के चलिए एक ऐसा रिसर्च था जैसे मूंगली, किसका, मूंगली। एक बचपन से कोई बालक को रिसर्च के दौरान कहाँ भेज दिया गया, अध्ययन के लिए उनको जंगलों के बीच, किस भेड़ियों के बीच उनको रखा जाता था। मतलब इंसान भी रहते थे, लेकिन उनके सहयोगी खेलने वाले जो और चीजें हैं वो सब भेड़िए की हैं। जब भेड़ियों के साथ उनका जीवन यापन हो रहा है, भेड़ियों के साथ वो रह रहा था, ऐसी स्थिति में उनकी शारीरिक आकृति और उनका व्यवहार किसके जैसा हो गया, पशु के जैसा हो गया, हिंसात्मक हो गया। अब क्योंकि भेड़िए तो बात करते नहीं है इंसान की तरह, है ना, तो उनकी जो बोलने की क्षमता है, उनकी जो विचार करने की क्षमता है, विचार कैसे आएंगे, किसी व्यक्ति के अंदर विचार कैसे आते हैं, विचार, हाँ, विचार आते हैं भाषा से, विचार
आपने पढ़ा होगा भाषा पहले आता है कि विचार पहले आता है, विचार पहले आता है कि भाषा पहले आता है? अब बताइए। अभी सबका एक अध्ययन है ना, अभी तो लाइन टू लाइन ये सभी क्लासेस हो चुकी हैं, फिर भी हम लोग सब भूल जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर, अब यहाँ भेड़िए की बात है, भेड़िए बात नहीं करते, बात नहीं करते तो भाषा ही नहीं है, भाषा विकास हुआ नहीं है। अक्षर शब्द आएगा तब तो आपके अंदर भाषा की संरचना ही शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तब आपके अंदर तर्क आएगा, तब विचार आएगा, है ना। दूसरा ये बात है कि आपके मस्तिष्क में ऑलरेडी क्या है, विचार की एक सेट बना हुआ है, विचार आते जाते हैं तो भाषा के रूप में वो निकलती जाती है। दोनों अलग अलग तरीके हैं, बारीकी से समझिएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अभी आप ले रहे हैं, अभी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च बेस्ड बाल विकास में अपना कॉन्सेप्ट दिया है। तो विचार करने की शक्ति क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके पास भाषा ही नहीं थी, भेड़ियों के साथ रह रहे थे। तो उसे वापस 11-12 साल के बाद उनको एक अच्छा बेहतर बच्चा बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं हुए। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वातावरण का प्रभाव पड़ेगा ही। आनुवंशिकता तो अलग चीज है, भाषा विकास भी यही तय करता है। अब इसमें अभी ये क्या बात कही जा रही है? नेचर बनाम पोषण। आनुवंशिकता बच्चों के विकास की सीमाएं तय करती है, ध्यान से समझिए इसको। कोई भी बच्चे का विकास की जो सीमाएं हैं, किसी भी बच्चे का विकास किस हद तक होगा ये उनके जेनेटिक्स डिपेंड करता है, लेकिन केवल आनुवंशिकता ही बच्चे का विकास तय नहीं करता। परिवेश जो होता है, वातावरण होता है, वो उनके सीमाओं के भीतर ही बेहतर विकास में मदद करता है। तो ये समझ सकते हैं कि जो वंशानुक्रम है और जो एटमॉस्फेयर है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, तभी एक सर्वोत्तम विकास किसी बच्चे का होगा। ठीक है, दोनों का एक साथ रहना जरूरी है, इसलिए एक दूसरे को पृथक नहीं किया जा सकता। ये भी ध्यान रखेंगे, कभी आ जाता है क्वेश्चन तो ध्यान रखें, केवल आनुवंशिकता के लिए काम नहीं करता, ना केवल वातावरण काम नहीं करता, है ना। कोई बच्चा जन्म से बोल नहीं सकता या जन्म से सुन नहीं सकता, और उनको बेहतर वातावरण में पूरे भीड़ में भी आप लेके चले जाओ, तो वातावरण उसको ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या जरूरी था? बच्चे का जन्म से सही होना, सुनने की क्षमता और बोलने की क्षमता। ठीक, तो वातावरण भी अकेले काम नहीं करेगा और केवल आनुवंशिकता ही अकेले काम नहीं करेगी। ठीक, और कुछ तो ये मान सकते हैं लास्ट, ये आनुवंशिकता या अनुवांशुक्रम क्या है, वंशानुक्रम क्या है, इसका ये समझिए। अगर कोई वाहन है तो वाहन में एक परमानेंट क्या होता है? इंजन होता है, वो इंजन की तरह काम करेगा, है ना। अब उसको चलाना है, उस गाड़ी को चलाना है, तो आपको जगह अलग अलग जगह जाकर के आपको वातावरण चाहिए। तो वातावरण, पेट्रोल किसका काम कर रहा है? ये तुलनात्मक, तुलनात्मक बोल सकते हैं, प्रतीकात्मक है। हम किसी व्यक्ति को क्या माने? वाहन माने। तो वाहन के अंदर क्या होता है? इंजन होता है, जिससे क्या चलता है? गाड़ी चलती है। तो आपके अंदर क्या है? वंशानुक्रम क्षमता है। मूल क्षमता और मूल शक्ति किससे मिलती है? आपके वंश से मिलती है। ठीक, और आपका जो एटमॉस्फेयर है आपके लिए किसका काम करती है? फ्यूल का काम करती है। ठीक है, जो क्या करता है, उसी इंजन को आपके जन्मजात जो लक्षण मिले हुए हैं उसको आगे पोषित करने के लिए, अच्छा मेंटेन करने के लिए, बढ़िया से चलाने के लिए काम करती है, वो क्या है? पेट्रोल मान सकते हैं। और पेट्रोल किसकी भूमिका निभाता है? वातावरण। ठीक, तो ये दोनों चीजें थी जो कल छूट गया था। अब हम बात करेंगे इस पर कि कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ उसके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होती है, समाज में रह करके क्या करना? समाजीकरण। सुने होंगे समाजीकरण होना, या पहली बार सुन रहे हैं तो इसको सोशलाइजेशन। इसके लिए फिर अब लिखेंगे टॉपिक समाजीकरण, और समाजीकरण में क्या क्या बातें हैं उस पर हम बात करेंगे।
कुछ बिंदु हैं। समाजीकरण की मूल भावना क्या है, क्या होता है समाजीकरण? देखिए आप क्या सामाजिकृत हो चुके हैं? आप अपने आप को देखिए, आप क्या सामाजिकृत हो चुके हैं? हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हो गए हैं। तो समाजीकरण है क्या? पहली बार आप इस पे शब्दों पे मत जाइए, आप अपने कॉन्सेप्ट को एक ध्यान से समझिए। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वो केवल जैविक प्राणी होता है। ठीक है, जैविक प्राणी किसको कहते हैं? जैविक प्राणी किसको कहते हैं? उसमें कोई समाज के नियम, अब जन्म लेने के बाद 1 या 2 दिन का बच्चा समाज के नियमों का पालन करेगा क्या? कर सकता है क्या? 5 महीने का बच्चा समाज के नियमों को बात मानेगा? 10 साल का हो सकता है कुछ कुछ माने, है ना। शुरुआत में जब बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी भी प्रकार के समाज के नियमों को नहीं जानता। जानता है? नहीं जानता। समाज के नियमों को वो धीरे 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 धीरे, जहां भी मैं समाज बोलता हूं तो समाज का जो फर्स्ट यूनिट है वो कौन है? फैमिली है, परिवार है। तो परिवार में जो व्यवस्था बनी हुई है उसको बच्चे धीरे धीरे सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। पहले चीज तो पानी कैसे पीते हैं वो सीखता है, खाना कैसे खाते हैं वो सीखता है, कपड़े कैसे पहनते हैं, हर चीज परिवार के नियमों के हिसाब से वो चलते हैं, है ना। समय में सोना, समय में जागना। तो बचपन में छोटे बच्चे तो अपने हिसाब से सोते हैं। तो जब शुरुआत में जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जैविक प्राणी होता है, केवल और केवल जैविक प्राणी। धीरे धीरे परिवार के कुछ नियमों को आत्मसात करते जाता है। बाहर जब वो परिवार के बाद और आस पड़ोस में जुड़ता है तो उसके कुछ नियमों को जानना है, उसके बाद वैसा ही वो अपने जीवन में उतारना सीखता जाता है। ठीक, उसको कोई सिखाता है तब भी सीखता है, और नहीं सिखाते हैं तब भी सीखता है। कोई घर में मेहमान आते हैं तो उसका पैर छूना ये क्या है? क्या जन्म लेने के बाद बच्चे को पता हो जाएगा क्या? 1-2 साल होने के बाद वो कैसे जाना कि कोई मेहमान आते हैं तो उसका पैर छूना है, प्रणाम करना है? देख कर, देख कर नो। और देख कर अगर बोलेंगे तो बच्चे के अंदर एक चीज की कमी होगी, वो किसका पैर छूना है उसको नहीं पता। अपने से छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, वो सबका जा करके कर सकते हैं, पैर छूना कर सकते हैं, लेकिन वो सामाजिक प्रतिमान नहीं है, सामाजिक नियम नहीं है। सामाजिक नियम ये कहता है कि हम अपने बड़ों का क्या करें? आदर करें, सम्मान करें और उनका पैर छुएं। तो वो कैसे आएगा? परिवार के सदस्य या कोई लोग आपको बताएंगे तब। तो उस नियमों पे ढलना समाजीकरण है। ठीक है, उस नियमों पे ढलना समाजीकरण है। बड़ों का आदर करना हो गया, स्कूल जाना, टाइम टू टाइम अनुशासन का पालन करना। जितने भी चीजें समाज में प्रचलन में है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं समाज के नियम, समाज के मूल्य, समाज के रीति रिवाज, उनकी वेशभूषा, रहन सहन, जितने भी चीजें वो बच्चा देख करके या समझ कर, कुछ समय बाद तो तर्क शक्ति आ जाती है, या किसी के द्वारा की जाने वाली चीजों का नकल करना जो सामाजिक नियमों के हिसाब से सही है, वो सब चीजें आप करना सीख गए तो आप क्या कहलाओगे? सामाजिक प्राणी कहलाओगे। ठीक है, नहीं तो सामाजिक प्राणी नहीं कहलाओगे। यहाँ समाजीकरण का मतलब किसी समाज से जुड़ना नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। आप लोग किस समाज से जुड़े हैं? आप लोग किसी जातिगत समाज से जुड़े हो, उसी को समाज कहते हो। वो समाज नहीं है। समाज के डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सामाजिक होना अर्थात किसी समाज का सदस्य बनना नहीं है। पहली बात ध्यान में रख लीजिए। आप लोग अलग अलग जाति समुदाय से हैं, सब जाति समुदाय में क्या है? समाज है, और समाज के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। आप भी सक्रिय सदस्य हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप सामाजिक ना हो, है ना। तो वो व्यवस्था है किसी भी जाति व्यवस्था को आगे बनाए रखने के लिए। लेकिन समाज एक बड़ी अवधारणा है। पहली बात उसका डेफिनेशन होता है, समाज किसको कहते हैं? समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल एक कहा जाता है। सामाजिक संबंधों का जाल। क्यों इसको जाल कहा जाता है? क्योंकि जो भी नियम प्रतिमान आप किसी
आसपास के लोगों को देखकर अपनाते हैं और वैसे ही लोगों के साथ आप जी रहे हो तो आप सामाजिक प्राणी हो और आपका पूरा रहन सहन जीवन शैली इंसानों से अलग है। ठीक है, इंसान ही तो समाज बना सकता है ना, पशुओं का समाज होता है क्या? पशु क्या है? समाज विहीन है। अगर आप समाज के हिस्से हैं तो समाज के जैसे चल रहे हो मतलब चलना नहीं, वैसे ही जी रहे हो तो आप सामाजिक प्राणी हो। वो लोग जो जैसे सामाजिक मतलब किसी धार्मिक अनुष्ठान के लोग आपके इलाके की मान रहे हैं और वैसा भी आप क्या कर रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं, तब भी आप एक सामाजिक प्राणी का हिस्सा हैं। आपने किसी लोगों का क्या सीखा? धार्मिक अनुष्ठान सीखा, अपनाया और आपने भी पूजा पाठ शुरू किया, तब भी सामाजिक प्राणी है। तो पूरे नियमों का, सामाजिक संबंधों का जाल है ये समाज, और ये इसमें आप जी रहे हो तो आप एक सामाजिक प्राणी हो। तो बच्चा जो जन्म लेता है वो किसी भी प्रकार का सामाजिक प्राणी नहीं होता। धीरे धीरे उम्र के साथ साथ अपना क्या करता है, समाजीकरण करता है, अर्थात समाज के नियमों को अपनाता है, उनके तौर तरीकों को अपनाता है और उनके लिए जो अभिकरण बोलते हैं, एजेंट अभिकरण का काम करता है, उनको वो चीज देने का जो काम करता है समाज, उसमें आते हैं शिक्षक आते हैं, माता पिता आता है और पेयर ग्रुप आते हैं जो हम लोग मित्र मंडली कहते हैं। इनके माध्यम से, इनकी भूमिका के माध्यम से ही क्या करते हैं बच्चे, सामाजिकृत होते हैं, समाज में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो समाजीकरण का एक सबसे पहले मीनिंग क्या है? समाजीकरण होना या समाजीकरण का पहला मीनिंग है बच्चे के सामाजिक संसार में प्रवेश की प्रारंभिक कड़ी। अब ये बातें समझ में आएंगी, है ना? कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सामाजिक कैसे हो रहा है, सामाजिक संसार में वो प्रवेश करता है और प्रवेश करने का जो प्रारंभिक कड़ी होता है वहीं से शुरुआत होता है उसका क्या होने का, सामाजिकृत होने का। ये सामान्य अर्थ है, बच्चे का सामाजिक संसार में प्रवेश प्रारंभिक कड़ी है। समाजीकरण का वास्तविक अर्थ ये है धीरे धीरे अनवरत प्रक्रिया है, समाज के लोगों के साथ अपना जीवन शैली शामिल कर लेना। देखिए बिल्कुल बार बार ये है कि जन्म हुआ है, बच्चा बड़ा होता जा रहा है तो उम्र के साथ साथ उसमें कोई विवेक नहीं है कि हम इस समाज के नियमों को अपनाएंगे। उनको जो चीज दिया जाएगा वही चीजें वो स्वीकार करेगा। तो ये धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। इसी समाजीकरण के माध्यम से कोई भी बच्चा जो समाज में कुछ नियम है, मूल्य है, मूल्य का मतलब अच्छे मूल्य, बुरे मूल्य, नैतिकता की भावना है, वो सीखता है। समाज के नियमों को जो बनाया गया है, जो माता पिता पालन कर रहे हैं वो सीखता है। समाज में जो भाषा बोली व्यवहार में लाई जा रही है वो बच्चा सीखता है। आदत व्यवहार ये सब आसपास के माहौल के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से सीखता है। उसके साथ साथ कौशल भी वो कहाँ सीखता है, इसी सामाजिक संसार में रह करके वो सीखता है। इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर किसी बच्चे को जंगल छोड़ दिया जाए, है ना, केवल भोजन दिया जाए जीवित रखने के लिए, तब भी उसका विकास होगा, लेकिन जो सामाजिक विकास है वो नहीं हो पाएगा। जैसे अभी किसका प्रयोग था, भेड़िया के साथ प्रयोग था, उनका सामाजिक विकास नहीं हो सकता। ठीक, रूपांतरण कैसे होता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो वो नवजात शिशु के रूप में होता है, तो कौन सा प्राणी होता है, बायोलॉजिकल, है ना। उसको हम क्या बनाते हैं, धीरे से समाज के नियमों को जोड़ करके उसको सोशल बनाते हैं। आप अभी किस प्रकार के प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं। आपको सभी समाज के नियमों का पालन आप कर रहे हैं क्योंकि आपने सीखा है, देखा है और आपने उसको अपनाया है ना। अपनाने के लिए आपने, समाज के नियमों को अपनाने के लिए आपने माता पिता का, स्कूल में शिक्षकों का या अन्य सहयोगी का सहारा लिया। जो बड़े बच्चे आदत व्यवहार में ला रहे थे उनको देखकर सीखा है आपने, घर में माता पिता को देखकर सीखा है, और सबसे ज्यादा तो परिवेश में जो चीजें घट रही हैं उसको आप लोग देखकर सीखे हैं। चलिए, जिम्मेदार और सहयोग नागरिक, आखिर आपके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजों में
सहयोग का अर्जन, सहयोग कैसे प्राप्त किया है? आपके अंदर सहयोग की भावना है, होगी, कुछ ना कुछ तो सहयोग की भावना होगी। कैसे आया होगा? आपने किसी को देखा होगा कि सहयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो समाजीकरण बच्चे के दूसरों के साथ मिलकर उन्होंने देखा कि सहयोग करने से किसी व्यक्ति का क्या होता है, कार्य पूर्ण होता है। तो हमको भी कार्य करना, सहयोग करना चाहिए। तो सहयोग का अर्जन किससे होगा? एक किसका कनेक्शन है? समाजीकृत बच्चे। जब धीरे धीरे बच्चे किस में आ जा रहे हैं, जैविक से सामाजिक बनते जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, सहयोग की भावना आती है। उसके बाद समाज के नियमों के प्रति जवाबदेही आती है। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके कहेंगे? बोर तो नहीं हो रहा है ना? बातें समझ में आ रही होंगी, नहीं तो आप क्या हो सकते हैं, बोर हो सकते हैं। इसके द्वारा बच्चा समाज के नियमों के प्रति जवाबदेही और सामाजिक नियमों का अनुकरण सीखता है। सामाजिक नियमों का अनुकरण का तात्पर्य ये है कि, फिर मैं वही चीजें रिपीट करूंगा, आप सीखते किससे हैं, किससे आप सीख रहे हैं। जैसे समाज के नियमों की जवाबदेही, समाज का ठेका लेना ये बात नहीं है इसमें, है ना? आपने अब फिर वही समाज, मतलब वो समाज नहीं जो आप कल्पना कर रहे हो। समाज का मतलब आसपास के लोगों का एक क्या है, समूह है, वो समाज के रूप में। तो वहां पर कुछ नियम है और उस नियमों को आप क्या कर रहे हैं, नियमों का आप क्या कर रहे हो, पालन कर रहे हो। धीरे धीरे आपने सीखा कि कुछ नियम होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ नियम बुरे होते हैं। हमको लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए, ये भी एक नियम है ना? अगर आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करोगे, समाज के लोग बच्चों से कैसे बात करते हैं, वृद्धों से कैसे बात करते हैं, तो वो सामाजिक नियम हो गए, है ना? और सामाजिक नियम में फिर बहुत बड़े बड़े नियम हैं कि जातिगत नियम भी आते हैं। एक जाति समाज बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाता है और बहुत सारे छूट भी देता है। तो उन प्रतिबंधों का आप पालन करते हैं तो आप समाज का हिस्सा हो और सामाजिक नियमों का क्या कर रहे हो, पालन करते जा रहे हो। जब ये चीजें आप सीखते जाते हो तो आप समाजीकरण आपका हो रहा है, आप समाज का हिस्सा बन चुके हो। समाज के नियमों के प्रति जवाबदेही और सामाजिक नियमों का अनुसरण। जवाबदेही मतलब आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि समाज आपको ऑब्जेक्ट करे, है ना? अब ध्यान रखिए, तो उत्तरदायित्व की भी बात है, सहयोग की भी बात है। आखिर कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जहां से आप एक अच्छा व्यक्ति बनना सीखते हो? एक कोई भी बच्चा अच्छा व्यक्ति बनना सीखता है तो सबसे पहली इकाई कौन है, परिवार। परिवार में आप क्या सीखते हैं? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी परिवार में बच्चे अपने फैमिली में समाजीकरण होना सीखता है। और ये भी ध्यान रखें, जैसा परिवार वैसे बच्चे, ये भी है ना? परिवार के अंदर आप समाजीकरण होना तो सीख रहे हो, लेकिन वहां पर पारिवारिक जो वातावरण, या हम इसको दूसरे शब्द में बोलते हैं परिवेश। प्रारंभिक बोलचाल की भाषा कहाँ से सीखी जाती है? परिवार से। क्योंकि इस 2 से 3 साल की उम्र में बच्चे बहुत सारी चीजें समाजीकरण का हिस्सा सीख जाए रहते हैं। प्रारंभिक बोलचाल की जो चीजें हैं परिवार से सीखता है। कुछ पारिवारिक मूल्यों का मुख्य आधार परिवार है, जैसे वही बड़ों का सम्मान करना, अच्छे से बात करना, है ना, पैर छूने का नियम, और ऐसे समस्त चीजें जो बुनियादी तौर पर शुरुआत में परिवार आपको दे सकता है। ये सब सीखने के बाद आप कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हैं। स्कूल में भी आपके पास सिखाने के लिए कुछ चीजें हैं। आपको अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्तित्व बनाने का मतलब ही समाजीकरण है, या समाजीकरण का होने का मतलब ही है आपको अच्छा व्यक्तित्व आपके अंदर आएगा। अच्छा व्यक्तित्व आने के लिए हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा गुण देने का प्रयास करते हैं। ये स्वाभाविक है। कोई भी माता पिता बच्चे को कि आप बचपन से ही खराब गुण लेकर आगे जाए, ऐसा बहुत कम है ना? हो सकता है हो, लेकिन बहुत कम है। जैसे ही स्कूल या विद्यालय की स्थिति है, विद्यालय में आप क्या सीखते हो? विद्यालय या स्कूल क्या है? एक संस्था है। परिवार क्या है? संस्था है।
धर्म क्या है? संस्था है। ये एक ऐसी संस्थान है, संस्था किसको कहते हैं, जहां पर लोग हों, कुछ ऐसे नियम हो जिस नियमों का पालन करना उस संस्था के लोगों के लिए अनिवार्य हो। अगर ये चीज होती है तो वो वैसा स्थान संस्था कहलाती है। ठीक। तो विद्यालय क्या है? एक संस्था है। कॉलेज भी संस्था, इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर एक हर विद्यालय का क्या होता है? नियम होता है। स्कूल, बच्चे परिवार से निकल करके एक संस्था का सदस्य बनते हैं, अर्थात विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में उन्होंने क्या सीखा? पहले नियम सीखा। स्कूल का नियम होता है कि टाइम टू टाइम आना है, टाइम टू टाइम क्लासेस चलती हैं, छुट्टी होती है, अनुशासन की भी बात की जाती है, ड्रेस भी एक होता है ना। स्कूल में ड्रेस कोड क्यों होता है मालूम है ना? क्यों होता है? हैं? हाँ, सभी, कोई भी संस्था, ना ही हम किसी बच्चे को श्रेष्ठ घोषित कर सकते हैं, ना किसी को हम लोग निम्न घोषित कर सकते हैं। संस्था सबके लिए समान है। तो वहां पर एक समाजीकरण करने के रूप में नियमों का सीखना, डिसिप्लिन सीखना और एक सिस्टमेटिक ढंग से एजुकेशन प्राप्त करने का केंद्र माना जाता है। यहीं पर बच्चे का जो सामाजिक विकास है एक औपचारिक ढंग से होता है। यहाँ पर बच्चे हो सकता है 1 साल में पैर छूना ना सीखे, 2 साल में ना सीखे, लेकिन स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के हिसाब से उस योग्यता, उम्र के हिसाब से सब सीखना ही पड़ेगा। यहाँ का समाजीकरण औपचारिक होता है। टीचर्स, जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक को देखकर भी बच्चे के अंदर समाजीकरण बहुत अच्छे से होता है। ठीक। एक आदर्श शिक्षक है, वो बेहतर ढंग से पढ़ाता है, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करता है, उनकी भाषा शैली अलग है, और बच्चों के साथ स्कूल के अंदर भी, कक्षा के अंदर और बाहर में भी मित्रवत व्यवहार है। उनका ड्रेसिंग कोड से लेकर हर चीज छोटे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। और वैसा ही मतलब एक होता है ना आइडल, आदर्श मानना शुरू कर देते हैं। इसीलिए शिक्षक को भी किसी भी बच्चे का समाजीकरण करने के लिए इनको भी अपनी स्थिति अच्छी रखनी चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसी होती है कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ शिक्षक हो सकता है उसमें गुटखा खा रहा हो, पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है तंबाकू खाता हो, और पढ़ा भी रहा हो, तो वो चीजें बच्चे क्या करेंगे? सीखेंगे ही, है ना। ड्रेसिंग सेंस भी मायने रखता है। छोटे बच्चे सभी चीजों, क्योंकि उनको शिक्षक का मतलब है कि वो शिक्षक सर्वगुण संपन्न है, ऐसा बच्चा मानते हैं, है ना। हर चीज, खेल भी खिलाना है तो भले आपको नहीं आता होगा लेकिन आपको खिलाना पड़ेगा, है ना। और कुछ भी जानकारी है तो आपसे क्या अपेक्षा रहती है बच्चों से, कि आपसे उत्तर प्राप्त हो। अब जो औपचारिक शिक्षा है उसके साथ साथ आपकी स्कूल में ही क्या मिलेंगे? फ्रेंड ग्रुप मिलेगा। ये समाजीकरण का सबसे अनौपचारिक माध्यम होता है। आप इन्हीं लोगों के साथ बहुत अच्छी चीजें सीखते हैं और इन्हीं लोगों के साथ आप बिगड़ भी सकते हो, क्योंकि अनौपचारिक है ना। और जो 10 से 15 साल या 18 साल के बच्चे हैं, जो बाल्यावस्था के अंतिम स्टेज और किशोरावस्था का पूरा समय, ये उनका जो पीयर ग्रुप है मित्र का, यहीं पर उनका समाजीकरण होता है अच्छे से। ठीक है। अगर आप किसी सीनियर के साथ रहते हैं, सीनियर का मतलब है 8 साल के बच्चा किसके साथ रहे? 15 साल। तो इनका जो अनुभव है 8 साल के बच्चा इसी के हिसाब से सीखेगा, और 8 और 8 साल का जो जोड़ी है वो अपने हिसाब से एक समान विकास करता जाएगा। ये कैसे काम करता है? हर मित्र जो है या दोस्त हैं सब अलग अलग परिवार से हैं। अलग अलग परिवार से जब आते हैं तो अलग अलग परिवार के विचार आते हैं, अलग अलग परिवार की भाषाएं आती हैं। हम छोटे स्तर पे बात करें तो ग्राम स्तर पर तो एक ही गांव के लोग हैं। अगर बड़े संस्थान में बात करें, है ना, तो आप भी उच्च शिक्षा लिए होंगे, बाहर रहे होंगे, तो आपका दायरा बढ़ जाता है। ठीक है। बट दायरा बढ़ा मतलब आप समाजीकरण के उस स्तर पे पहुंच गए, अनौपचारिक ढंग से बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, रहन सहन। अगर आप और ऊंचे जगह पढ़ने गए जहां पर अलग अलग राज्यों के लोग आ रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों की भाषा शैली, अलग अलग राज्यों का जो सामाजिक स्थिति है वो सब जानने को मिलेगा, और हो सकता है आप इनका व्यवहार अपने जीवन में ले आए।
तो ये मित्र समूह आपके लिए बहुत ज्यादा कार्य करता है। हो गया। तो देखिए फैमिली क्या है, परिवार को हम लोग क्या मानेंगे, पहला जो यूनिट है एजेंट, ये यहाँ से बच्चा सबसे पहले सामाजिक मूल्यों को सीखेगा, आपसी स्नेह सीखता है, हंसना मुस्कुराना। नहीं तो आप लोगों को पता होगा कि कोई व्यक्ति सामाजिक, हंसना भी क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप कितना धीरे और कितना जोर से हंसते हैं ये भी आपने देख कर ही सीखा है। किस समय पर कितना कम हंसना है, कितना ज्यादा हंसना है, ये आपने सामाजिकरण के हिसाब से सीखा है ना। कब आपको मुस्कुराना है, बच्चे तो अपने हिसाब से व्यवहार करेंगे ही। आप अगर, आपको बोला जाए कि इस पर हंसना है, इस बात पर, ये कोई कंटेंट लिखा है, इसको ही देखकर हंसना है, आपके अंदर हंसी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि इस ऐसी बातों पर कौन हंसेगा। कुछ हास्य चीजें होनी चाहिए तब तो आप हंसेंगे, और हंसेंगे भी कितना, जितना आपके अंदर उसका भाव आएगा, नहीं तो परिवार पहली यूनिट हो गई। स्कूल सेकेंड एजेंट के रूप में काम करता है। और ये ध्यान रखेंगे, समाजीकरण में औपचारिक शिक्षा का जो सोर्स है वो क्या है, स्कूल है। और अनौपचारिक, अनौपचारिक का सोर्स किसको मानेंगे हम लोग, ध्यान रहे मैंने बताया है, खासकर जितने भी ग्रुप रहते हैं एक एज वाले ही रहते हैं, समवयस्क, है ना। समवयस्क किसको कहते हैं, एक एज वाले। इसी एज में आपके अंदर टीम की भावना, आपसी सहयोग की भावना और पर्सनल डेवलपमेंट की भावना यहीं पे विकसित होती है। तीन चीजें इसमें है। सबका एक एक करके फिर वर्णन है, ध्यान से अब इसको, अब जितनी बातें हमने अब समझी है वो चीजें अब इस पे आती है। माता पिता और परिवार की क्या भूमिका है, इसको देखेंगे। पॉइंट है, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं। माता पिता से आप क्या सीखते हैं, या परिवार से, घर के अंदर के हिस्से से समाजीकरण का, अनुकरण, भाषा और बातचीत, ये आप सीखते हैं। दूसरा, कैसे स्वच्छता से रहना है, ये आप पड़ोसी नहीं सिखाएगा आपको, है ना। बचपन में शुरुआती जो 1-2 साल है, आसपास के लोग आकर बताएंगे कि आपके बच्चे को कपड़ा पहनाना चाहिए। आपके माता पिता ये जानते हैं, स्वच्छता के बारे में जानते हैं और शिष्टाचार के बारे में जानते हैं। तो ये चीज सबसे पहले कौन करेगा, परिवार। दैनिक आदतों के बारे में सब चीजें, दैनिक आदतों के बारे में ये है कि आपको रोज स्नान करना है, रोज ब्रश करना है, ये दैनिक आदतें हैं। ये कैसे सीखे हैं आपने, स्कूल में जाकर सीखे हैं क्या, या फिर आपके साथी से, वो कहाँ से शुरुआत हुई है, घर से। स्वच्छता के नियम और बड़ों के प्रति आदर, ये चीजें घर से ही, परिवार से ही शुरू होता है। तो इसीलिए परिवार की भूमिका है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। उसके बाद आपके अंदर प्रेम की भावना आई है, सुरक्षा की भावना आई है, या किसी नियमों का, मूल्यों का, ये देखिए 2 लोग रो रहे हैं, पिता पुत्र होंगे ये। आपके अंदर नैतिकता की भावना, इसलिए हटा दिया हूं, ठीक है। ये समझने वाली बात है कि आपको अपनापन कैसे आया, ठीक है। क्या हुआ, अपनापन किसके प्रति, माता पिता के प्रति। अपनापन में क्या आएगा, नैतिक और भावनात्मक विकास ही आएंगे। ये कहां से सीखा, आपके अंदर कैसे आ गई। आप अगर जैविक प्राणी होते तो निष्ठुर होते, ठीक है। अगर आपके अंदर इमोशन नहीं आता, और इमोशन आया कैसे है, आपने देखा होगा कि पहले अगर छोटे बच्चे रहे होंगे तो छोटे बच्चे रहने के बाद कोई बड़ों को, आपसे बड़े हैं या परिवार के कोई अन्य सदस्य हैं, उनको किसी भी चीज में इमोशनल होते हुए देखे होंगे। तो आपके अंदर धीरे धीरे अपनेपन की भावना, प्रेम की भावना, सुरक्षा की भावना, मूल्यों का, दया, किसी पर दया आपको कैसे आती है। अब दया की बात है तो आप सामाजिक प्राणी है तो इंसानों के प्रति भी दया आएगी और पशुओं के प्रति भी दया आएगी, है ना।
और पशुओं के प्रति ज्यादा दया है, तो फिर आप इंसान हैं कि नहीं है? हैं। आपका जो भावनात्मक लगाव है, हो सकता है उनके प्रति, जो इंसान के प्रति भी है, लेकिन उनके प्रति ज्यादा हो। क्यों आया है? क्यों? आपने देखा है कि सामाजिककरण में कोई भी सामाजिक व्यक्ति जब होता है उसमें भावनात्मक लगाव आ जाता है, जिसका मुख्य रीजन है आपके आसपास में सामाजिक लोग हैं, वो लोग जैसा व्यवहार करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को, मान लो कोई भी इंसान है और कोई व्यक्ति किसी एक डॉग के प्रति, आज तक किसी भी व्यक्ति को आपने सहानुभूति दिखाते नहीं देखा, आज तक नहीं देखा है ना? तो आपको बोला जाएगा कि डॉग के प्रति क्या दिखाओ, सहानुभूति दिखाओ, दया दिखाओ, तो आपके अंदर ही कभी नहीं आएगी। आपने किन्हीं लोगों को किसी भी माध्यम से देखा होगा कि उन पर क्या किया जाता है, दया दिखाई जाती है, तो आपके अंदर भी वो भावनाएं आई जाएंगी। ठीक, मदद की भावना, सहयोग की भावना। ईमानदारी कैसे आती है? ईमानदारी भी आपने सामाजिकरण होकर सीखा है, आपने अपने परिवार से या परिवेश से, समाज से सीखा है कि हमको क्या बनना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए। तो ईमानदारी की भावना भी सामाजिक है, और बेईमान बनना भी समाज में व्याप्त है। हमारे यहाँ कुरीतियां भी तो हैं, जिसको हम लोग सामाजिक कुरीति कहते हैं। तो जिस जगह पे रहोगे, वैसे समाज के बीच रहोगे, तो वैसा आपके अंदर मानसिकता विकसित होती जाएगी। हम अच्छे अच्छे बात कर रहे हैं तो अच्छे समाज की बात कर रहे हैं, बुरे समाज की बात हम नहीं करेंगे। परंपराओं की समझ, आप हर मौसम में त्योहार मनाते हैं और परंपराओं को अच्छे से निभाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अनुकरण किया है, समाज के लोगों से सीखा है और अपने अंदर उसको स्वीकार कर लिया है। ठीक, तो ये नैतिकता और भावनात्मकता जो है परिवार से ही आपको मिलती है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। उसके साथ साथ सकारात्मक माता पिता का स्नेह बच्चों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास देता है। इसको समझाएं। बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं, क्या पूरे माता पिता होते हैं जो किस प्रकार से होते हैं, सकारात्मक होते हैं। उनका जो स्नेह किस पर, बच्चों में। अगर बार बार सकारात्मक चीजें आपके अंदर माहौल में है, आपके परिवार में है, तो आप निश्चित रूप से आपका जो है परिवार के प्रति और आगे जीवन के लिए आपको निश्चित रूप से क्या मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, माता पिता हैं। तो आपको विश्वास की भावना और सामाजिक सुरक्षा की भावना कहाँ से मिलती है? घर परिवार से ही मिलती है। अगर माता पिता ही कर दें, जाओ निकल जाओ हमारे घर से, अब तुम अपना हिसाब से देख लो, तो उस समय क्या होगा? उसको क्या कहा जाता है, आपको मालूम है? सामाजिक वंचना, है ना? कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं समाज शास्त्र तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाल विकास के हिसाब से इनको समझिएगा। अच्छा व्यवहार और डिसिप्लिन से बच्चा संवेगात्मक रूप से सुदृढ़ होता है ना? ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा व्यवहार और अनुशासन, जिस बच्चे के अंदर व्यवहार है और डिसिप्लिन है, हो सकता है ये व्यवहार और डिसिप्लिन परिवार के निकलने के बाद आपका मित्र समूह मिल जाए, और मित्र समूह कैसा हो, ये नकारात्मक माता पिता के बच्चे हों, तो आपको प्रभावित कर सकता है, आपके भावनात्मक स्थिरता को अस्थिर कर सकता है, आप बिगड़ सकते हैं। इसलिए तो अच्छी संगति में आपको रहना है, नहीं तो कभी कभी माता पिता क्या कर लेते हैं, ओवर प्रोटेक्शन, है ना? ये आजकल बहुत देखने मिलता है। ओवर प्रोटेक्शन क्या है? बच्चे का जो विकास हो रहा है वो उम्र के साथ या सोसाइटी के साथ, समाज के साथ सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, लेकिन माता पिता बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बच्चे के प्रति संवेदनशील होते हैं, है ना? संवेदनशील का मतलब है कि उनको लगता है कि अगर वो 4 साल का है तो 4 साल का वो काम नहीं कर सकता है, नहीं नहीं आप हाथ से मत खाओ, मैं खिला रहा हूँ, है ना? तकलीफ नहीं पाना है? तो ये चीजें क्या है, क्या कहलाएगा? अति संरक्षण। जब बच्चों को किसी भी चीज में, जैसे खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेला जाए, गार्डन में खेल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, नहीं नहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगा, हाँ मत खेलो, चलो अंदर रहो। ये क्या है? अति संरक्षण, ओवर प्रोटेक्शन। इससे क्या होता है, बच्चे को सामाजिक हिस्सा आप बनने ही नहीं दे रहे हो, है ना? उधर जाओगे तो बच्चों के साथ मत खेलो, आप बिगड़ जाओगे। हम पहले से ही सोच के रखे हैं कि
वहां जाओगे तो बिगड़ जाओगे। तो ऐसे में क्या होता है, जो बच्चा उम्र के साथ विकास कर रहा होता है, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिसको हम लोग बोलेंगे आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता, पूरी तरीका से प्रभावित हो जाती है। अब उम्र के साथ, अब जब बच्चा बड़ा हो गया, 15-20 साल का हो गया, उसके बाद अगर सोच के देखिए फिर से वो माता पिता का संरक्षण चाह रहा होता है, तब उस समय माता पिता परेशान होते हैं कि आप 18 साल का हो गया, अभी भी डिपेंड हो, है ना, अब कहीं जाना है। एक बॉयज भी है, 18 साल का हो गया है, उसको कहीं भी बाहर नहीं, सड़क पे नहीं जाना है, ठीक नहीं चला सका, चल पीछे बैठो, पापा ले जा रहे हैं उसको। 18 साल की उम्र के बच्चे, 17 साल की उम्र के बच्चे को, अब उसके बाद काम पड़ गया तो 18-20 साल में बच्चे अब अकेले जाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो ये भी है, ये प्रभावित करता है किसको, समाजीकरण होने के हिस्से को। कई बार क्या होता है, माता पिता बच्चे को क्या देते हैं, कठोर दंड, या फिर घर में क्या होती है, अशांति होती है, उससे भी आप क्या होते हैं, बच्चे का विकास प्रभावित होता है, समाजीकरण नहीं हो पाता है। घर के झगड़े हैं, या उनको बच्चे को थोड़ा बहुत भी गलती किया तो दे दनादन चलता है कई परिवार में, है ना। अब तो थोड़ा सा पता नहीं, अभी भी कई माता पिता बच्चे को थोड़ी सी गलती पर, है ना, एक तो शारीरिक दंड देते हैं, बहुत मारते पीटते भी हैं, उसके साथ साथ उम्र के साथ साथ शारीरिक दंड कम हो जाता है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना ज्यादा हो जाता है। तो वो परिवार से, माता पिता से, रिश्तेदारों से धीरे धीरे विमुख होने लग जाता है। इसीलिए सकारात्मक माता पिता जो शब्द आया है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक माता पिता या पेरेंट्स होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक तो वो भी आक्रोशित हो जाएगा, है ना, रोज घर में झगड़े हो रहे हैं, रोज घर में झगड़े, बच्चे का जो विकास हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, झगड़ों के माहौल से, अशांति के माहौल से। तो हो सकता है वो घर के बाहर रहा है, किसी दोस्त के साथ वो खेल रहा हो, तो थोड़े से मामले में या तो मार के आएगा या फिर मार खा के आ सकता है, ये भी हो सकता है ना। इसीलिए समाजीकरण के लिए परिवार की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, स्कूल के टीचर की बात करें तो शैक्षिक और व्यवहारिक समझ पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ही, शिक्षक के लिए बच्चों की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसको समझना बहुत जरूरी है। आप भावी शिक्षक हैं आप लोग, और भावी शिक्षक हैं तो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि कौन बच्चा किस परिवार से या किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। सामाजिक पृष्ठभूमि का मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि, हो सकता है वो गरीब परिवार का हो या उच्च परिवार का हो, या उनकी सामाजिक स्थिति कुछ अलग है या उनकी आर्थिक स्थिति कुछ अलग है। सभी परिस्थितियों को एक शिक्षक पढ़ाते समय जानना जरूरी है। कई बार शिक्षक को तो बच्चे का नाम तक पता नहीं होता है, पढ़ा करके चला जाता है। असली शिक्षा तब होगी जब आप व्यक्तिगत रूप से बच्चों के सभी की मानसिक, सामाजिक और शारीरिक स्थिति को जानें और शिक्षा दें। आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा, समावेशी शिक्षा, है ना, और एक होता है समावेशी शिक्षा के साथ समग्र शिक्षा। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में हर प्रकार से देखा जाता है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, लेकिन सबको एक साथ बैठाकर पढ़ाना सामाजिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा कहला। सभी चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है। घर का वातावरण और वहां मिलने वाला स्नेह है। अब अभी होता है ना, घर का वातावरण आक्रोशित है और उसी बीच शिक्षक किसी बच्चे को पीट दिया और घर में रोज झगड़ा होता है और माता पिता स्कूल पहुंच गए, है ना, तो उसलिए जानना है आपको, फिर आपकी स्थिति क्या होगी, आपको सामाजिकृत किया जाएगा उस समय अच्छे से। तो परिवार कैसा है, उनके प्रति बच्चों, माता पिता का स्नेह, ये सब चीजें बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, सीखने की प्रवृत्ति, वो सबको ये तय करता है। तो टीचर की भी जिम्मेदारी होती है कि उसके शैक्षिक और व्यवहारिक समझ को अच्छे से ध्यान में रखकर टीचिंग करे। जो शिक्षक है और विद्यालय है, यहाँ पर कैसे आपको समाजीकरण मिलेगी, औपचारिक, भूलेंगे नहीं इसको, औपचारिक शिक्षा या औपचारिक सिस्टमेटिक ढंग से, अनुशासन, डिसिप्लिन की बात है तो ये देखिए,
स्कूल के अंदर सामाजिक विकास कैसे होता है? शिक्षक क्या है? एक और प्रेरक होता है। शिक्षक ही है जो स्कूल के बाद डिसिप्लिन की बात करता है, उनको सामाजिक विकास सिखाता है। सामाजिक विकास में उनको सबसे पहले सिखाता है अनुशासन। सहकारिता मतलब, सहकारिता किसको कहते हैं? सोसाइटी वाला नहीं भैया, कोऑपरेटिव, है ना। सोसाइटी अलग है, सोसाइटी का मतलब अलग होता है, और सहकारिता मतलब कोऑपरेट, बोलते हैं कोऑपरेट करके चलिए। अब जो बैंक भी होते हैं कोऑपरेटिव होते हैं, जो लोगों के ही किसान मिलकर ही बनते हैं उसको सहकारिता बैंक कहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जिसको कहते हैं ना, वो होता है कोऑपरेटिव, एक दूसरे का क्या करें हम लोग, सहयोग करें। वो कहाँ सीखता है? लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? स्कूल में ही। लोकतांत्रिक मूल्य का मतलब क्या है कि आप एक सामाजिक प्राणी तो हैं, लेकिन हमारा जो देश है किस प्रकार से चल रहा है? कोई भी राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो है आप सक्षम हैं हर चीज को करने के लिए, आपकी ही सरकार है। उसके बाद जिम्मेदारी, ये सभी चीजें आपके अंदर शुरुआत कौन करता है? स्कूल करता है। यहाँ से आपका डेवलपमेंट होता है। स्कूल के ही माध्यम से, सहभागिता से या गतिविधि से बालक समाज में सामंजस्य स्थापित करता है। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है स्कूल। आप लोगों ने देखा होगा, जब स्कूल पहले जो होता था केवल स्कूल और बच्चे तक सीमित था, धीरे धीरे ये देखा गया कि औपचारिक रूप से हम जुड़ रहे हैं समाज से और बच्चों का समाजीकरण का एक स्थल है, तो क्यों ना हम पेरेंट्स को स्कूल की एक्टिविटी में जोड़े। तो इसके लिए स्कूलों में शाला विकास प्रबंधन समिति बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शाला विकास समिति, सुने होंगे, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, या एसएमडीसी भी बोला जाता है इसको। ये है क्या, सुने हैं नाम? शाला विकास समिति का सीधा कनेक्शन है कि जब बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा होता है, तो ये पहले का कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ सालों पहले ही इसको लाया गया। आप लोग ये सोचते होंगे स्कूल का जो संचालन होता है, ये केवल और केवल हम लोगों को लगता है कि पाठ्य पुस्तक आ गई, बच्चे पढ़ लिए और शिक्षित हो गए। इतने सारे रिसर्च होते हैं बच्चों को लेकर के जो आप तक नहीं पहुंच पाती। तब जाकर के पाठ्यक्रम तय होता है, जो सिलेबस तय होता है, टाइम टेबल तय होता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है वो तय होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की औपचारिकता क्या होती है, क्यों उसको लाया जाता है, सभी चीजें तय होता है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा, कोई बता सकते हैं एसएमसी का गठन किस प्रकार से होता है? हर स्कूल में होगा, हर स्कूल में होना जरूरी है। ये एसएमसी प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल सब में होता है। ये बताया गया है कितने सदस्यों का? 16 सदस्य जो होंगे। स्कूल के जो बच्चे हैं उसके माता पिता भी शामिल होंगे, उसके साथ साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे, स्कूल के टीचर्स या हेडमास्टर भी इस 16 सदस्य में होंगे। 50% फीमेल होना जरूरी है, इसका मापदंड है। यहाँ पर एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इसकी जो भूमिका ये होती है कि बच्चे का सामाजिक विकास को समय समय पर देखना। हर महीने बैठक होगी, हर महीने बच्चों की प्रगति, स्कूल की प्रगति, परिवार समाज का जो संबंध स्कूल के साथ है उसको बनाए रखना। बहुत सारी चीजें हैं, औपचारिकता के रूप में हो सकता है कई संस्थानों में ये केवल मीटिंग के नाम पे साइन करा दिया जाए, लेकिन हर स्कूल में ये चीजें होती हैं। जो स्कूल की राशि भी आती है कि स्कूल के जो पैसे से आपको जो काम कराना है, ये ही तय करते हैं एसएमसी। इसी के माध्यम से अगर एक भी पेन खरीदना होगा तो पेन खरीदने की जिम्मेदारी किसकी है? शाला विकास समिति के माध्यम से वो चीजें पास होती है, तभी आप स्कूल के लिए कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इसका काम क्या है स्कूलों में? सामाजिक विकास। इसलिए विकास समिति में शाला विकास समिति होगा और सीधा कनेक्शन समाज और टीचर और बच्चे इससे कनेक्ट होते हैं। ठीक, जो बात हम कर रहे थे, शिक्षक को क्या मानते हैं? आदर्श। और समाजीकरण में सबसे बड़ा जरूरी चीज है कि शिक्षक क्या हो, उनके अंदर कुछ गुण हो। बालक शिक्षक को बोलने के तरीके, कैसे शिक्षक बात करते हैं, है ना, बोलने के तरीके में ये आ गया।
उसके बाद व्यवहार, पहनावा, मूल्य का सीधा सीधा अनुकरण करते हैं। इसलिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शाला में सभ्यता से रहना चाहिए। एक शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, बच्चे बिल्कुल अनुकरण करेंगे शिक्षक का, तो क्या होना चाहिए, ये निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब 20 बच्चे हैं तो अब 20 बच्चों के साथ 20 प्रकार का व्यवहार करेंगे, एक व्यवहार आपका होना चाहिए 20 बच्चों के साथ। सबसे महत्वपूर्ण तो क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद पेशेंस होना चाहिए। बच्चे गलती करते हैं और गलती करने का परिणाम क्या होता है, गलती से ही सीखते हैं, है ना। अगर बच्चे गलती कर दिए तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए कि चलो इस बार नहीं सीखे, अगली बार एक बार प्रयास कीजिए। 2 बार हो गया तो आप भी क्या होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। 3 बार हो गया तब भी आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। बच्चे ने जब 10वीं बार गलत करके आता है तो शिक्षक का धैर्य बना रहना चाहिए, ठीक है, टूट जाता है नहीं, बना रहना चाहिए, है ना। उसको बोल दिया जाए प्रयास कीजिए, या फिर आपको उसको अपने तरीके से समझाना है। आपका धैर्य किसी भी कीमत पे नहीं टूटना चाहिए, तभी तो आपका जो जरूरी गुण है वो प्रदर्शित होगा। आपने पहली बार में ही गलती में 2 बार दे दिए अच्छे से, उसके बाद वो बच्चा गलती ही नहीं करेगा, मतलब बनाएगा ही नहीं। तो धैर्यवान, सहानुभूति होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। ये देखिए बड़ी बड़ी बातें हैं, आपको ओवरऑल ही समझिएगा। प्रश्न आप छोटे छोटे चीजें हमको समझने के लिए पढ़ रहे हैं ना। एग्जाम का जो समाजीकरण का तरीका जो है वो कैसे प्रश्न बनते हैं कि विद्यालय समाजीकरण का औपचारिक हिस्सा है, यहाँ पर शिक्षक आदर्श के शिक्षक के रूप में काम करते हैं। जो आप सकारात्मक चीजें सामाजिकता के रूप में आपके अंदर आएगी वो आंसर होता है, क्योंकि प्रश्न हर बार नए बनते हैं, ध्यान रखें। उसके बाद ये वाला प्रश्न बहुत बनता है, औपचारिक शिक्षा और अनुभव। विद्यालय में अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि के बच्चे रहते हैं और आपस में मिलकर सहयोग करते हैं और समय पालन सीखते हैं। किसी भी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ड्रेस कोड होता है वो, है ना, पक्षपात को यही खत्म करता है। सबसे बड़ा चीज स्कूल का ये अच्छी बात है कि वो छोटे बच्चे या गरीब बच्चे अमीर बच्चों का जो अंतर है उसको खत्म करता है। सहपाठ्यचर्या, को करिकुलम एक्टिविटीज। स्कूल के अंदर समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जब तक ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलम में भाग नहीं लेंगे तब तक उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। खेल कूद में भी भाग लेना जरूरी है। उसके बाद कुछ भी जो सामूहिक गतिविधि कराई जाती है, आपने तो बीएड भी किया होगा, आप लोगों ने सामूहिक गतिविधि में बहुत ज्यादा भाग लिए होंगे। कुछ ऐसे टास्क मिलते थे, उसको एक ग्रुप में करके सॉल्व करना है। उसके बाद उसमें प्रेजेंटेशन भी देना होता था कि आप 5-6 लोग आइए और बताइए आपने कैसे कैसे इस पर काम किया है। तो उस पे जब कोई बच्चा हर बार आगे आकर के क्या करता है, लीडरशिप करता है, तो उसके अंदर बोलने का गुण आ जाता है। छोटे बच्चों को मंच पे बोलने की जो शैली है, शुरू से ही मंच उनको प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक, शुरू से ही मंच प्रदान करने का ये बेनिफिट होगा कि उनके अंदर सबसे जरूरी चीज जो आता है, मंच मिलना बहुत जरूरी है। और मंच बच्चे मिलता है शुरू से ही, लेकिन कई बच्चे अपने व्यक्तिगत कारणों से, है ना, या भय की वजह से, मंच शुरू से मिल रहा है तो उसके अंदर भय खत्म हो जाएगा, ठीक है, और डर खत्म, तो आपका नेतृत्व गुण, आपने उसको, परीक्षा पे चर्चा होती है हर साल, प्रधानमंत्री जी, उसमें इस साल आप लोगों ने, आपको सुनना चाहिए सब चीजें जो होती है। उसमें एक शब्द एक बच्चे का था, गुजरात का एक बच्चा पूछा था नेतृत्व गुण के बारे में कि हमको आपके जैसे क्या बनना है, लीडर बनना है। तो उनका एक आंसर था, लीडर बनने के लिए पहले सबसे पहले आपको लीडर बनना जरूरी है। ठीक है, जब आपको मंच दे दिया जाता है तो कई लोग
माइक पकड़ते ही हाथ कांपना शुरू हो जाता है। मैं आप लोगों को अभी आधे घंटे बोलूं यहाँ पर, यहीं पर ही लाइव तो छोड़िए, ऑफलाइन बोलना है, तो आपके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा भय आ जाएगा। ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपको या जब मंच मिला तो आपने उस मंच को क्या किया, अवसर को खत्म किया। इसलिए बच्चे को अगर लीडर बनाना है तो उसको लीडर बनाना जरूरी है। तो ये चीजें बहुत जरूरी होता है। नहीं तो कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो केवल पढ़ाई तक सीमित है, पढ़ करके कोई ऐसे क्षेत्र में चला गया, बड़े कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई का स्तर निम्न था या मध्यम था, बोलने की क्षमता अच्छी थी और वो धीरे धीरे लोगों के साथ जुड़ करके कार्यकर्ता बन करके अब बड़े बड़े पद पर काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है आज के समय में नेतृत्व करना, बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में आपने 5-6 लोगों का एक टीम बना करके अब भी नेतृत्व कर सकते हो, है ना। बना लीजिए आप लोग भी कुछ ऐसा ग्रुप, है ना, और आंदोलन करिए जा करके। वहां पर 2-4 पुलिस वाले आएंगे तो पूरा गायब हो जाओगे आप लोग, तो वहां पर आपका नेतृत्व गुण खत्म हो जाएगा। डटे रहना है। कई लोग देखिए आज भी अलग अलग मुद्दे को लेकर क्या कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। हिडन करिकुलम जिसको हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके अंदर समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण है कि पढ़ाई ही सभी चीजों का सार नहीं, पुस्तक पढ़ना, फिर वही बताता हूं मैं, शिक्षित होना, साक्षर होना, ज्ञानी होना। आप तीनों में क्या है बताइए, कोई ऐसा चीज है आपके अंदर, आप साक्षर हो क्या? पीछे वाले आप लोग तो होंगे, सामने वाले पता नहीं, आप लोग साक्षर हैं? सोचिए, जल्दी बताइए, तब आपके अंदर एक्स्ट्रा जो कैरिकुलम है वो आपके अंदर हिडन टैलेंट बाहर आएगा। साक्षर है कि नहीं है? साक्षरता की परिभाषा क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में बोलना लिखना पढ़ना जानता हो, लिटरेट कहलाता है, साक्षर कहलाता है। आप साक्षर हैं? आप शिक्षित हैं क्या? शिक्षित का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षा प्राप्त किया है, डिग्री लिया है, वो क्या कहलाता है, शिक्षित कहलाता है। और लास्ट आता है ज्ञानी होना। ज्ञानी का मतलब है कि आप क्या किए हो, किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त किए हो और उनका अनुपालन आप कर रहे हो, है ना। तीनों चीजें अलग है। हम देखते हैं अगर पाठ्य पुस्तक में जो जानकारी है उससे अलावा समाजीकरण होने के लिए क्या क्या चीजें आपको होती है, जो पुस्तकें पढ़ाई नहीं जाती, अघोषित रूप से डिसिप्लिन भी सीख गए आप स्कूल से, आदर करना बड़ों का ये भी सीखे हैं, नियमों का पालन करना सीखे हैं, सब आपने स्कूल में सीखा है जो पुस्तकों में नहीं था, है ना। तो ये आपको प्रभावित कर सकता है आपके विकास को। बच्चे अनपेक्षित तरीके से ग्रुप वर्क करते हैं, लैंगिक भूमिकाओं से जुड़े नियमों को स्कूल के दैनिक क्रियाकलापों से ही ग्रहण करते हैं, है ना। बॉयज गर्ल्स का डिफरेंस होता है, वो हम कहाँ सीखते हैं, जेंडर रोल की भूमिका हम लोग बेहतर ढंग से शाला में, स्कूल में सीखते हैं। तो समाजीकरण का ये भी हिस्सा औपचारिक ढंग से माना गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो पीयर होते हैं उसकी भूमिका। एक साथ जब आप रहते हैं तो बहुत सारे चीजें आपके अंदर आती है, और वो जो विकास होगा, वो जो समाजीकरण होगा, वो अनौपचारिक कहलाएगा। क्योंकि अनौपचारिक मतलब आप कभी भी और किसी भी उम्र में आप सामाजिकृत हो सकते हैं, कोई टाइम नहीं है और कोई स्थान तय नहीं है ना। क्या क्या आता है, दो चीजें आती हैं, मैंने बताया है कि पॉजिटिव नेगेटिव दो चीजें हो सकती हैं। मित्रों के साथ रहने से, अच्छे बच्चे के साथ संगति करोगे तो आप में सहयोग कैसे करते हैं, किसी व्यक्ति में त्याग की भावना कैसे आती है, जो टीम भावना, अस्वावलंबन, स्वावलंबी होना मतलब समझते हैं, हाँ, अपना काम, हर चीज के लिए निर्भर ना रहना। उसके बाद अगर हम लोग देखें इस पर नेगेटिव जो है, कभी कभी क्या करते हैं, अनुशासनहीनता भी है,
या पढ़ाई से दूरी मतलब स्कूल जा रहे हो, स्कूल है, घर से स्कूल जा रहे हो, निकले दो मित्र लोग, स्कूल ना जा करके कहाँ चले गए, घूमने चले गए, है ना। टाइम हुआ, उसके बाद सीधा कहाँ चले आए, घर चले आए। तो आप लोगों के लिए जो मित्र साथी हैं वो आपके लिए नकारात्मक भी हो सकते हैं। ये तीनों है और इसका निष्कर्ष है। माता पिता से आप क्या सीखते हो, स्कूल से क्या सीखते हो, और साथी समूह से क्या सीखते हो। इधर देख लीजिए, माता पिता से भावनात्मक विकास, प्रारंभिक संस्कार, मूल भावना, शिष्टाचार। शिक्षकों से औपचारिक ज्ञान, डिसिप्लिन, नैतिक मूल्य, सामाजिक जिम्मेदारी। मित्रों से मित्रता, सहयोग और कुछ चीजें शेयर करना है, तो यहीं से आपकी शुरुआत होती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस। कल इस पर हम लोग बात करेंगे, जो एग्जाम में, अब समाजीकरण समझ गए, अब कैसे हम लोग समाज के नियमों को सीखते हैं। अब है समाजीकरण का सिद्धांत। और समाजीकरण के सिद्धांत में अब तक ये प्रश्न, ये जो आज का इस टॉपिक, बुनियादी टॉपिक ना पूछ करके सिद्धांतों पर बात की जाएगी। और सिद्धांतों पे बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने, 8-9 मनोवैज्ञानिकों ने समाजीकरण का सिद्धांत दिया है कि कैसे लोग सामाजिक होते हैं, जिसमें GH मीड सुने होंगे नाम। GH मीड आई एंड मी का कॉन्सेप्ट दिया है। इड, ईगो, सुपर ईगो का दिया है, सुने हैं। सिगमंड फ्रायड ने दिया है। वो ही आप लोगों को अब कल पढ़ना है, ठीक। अब वो उन्होंने ये बताया कि समाजीकरण के लिए व्यक्ति का क्या क्या प्रोसेस से वो व्यक्ति समाजीकरण होता है। इमाइल दुर्खिम का कॉन्सेप्ट आएगा। चलिए, तो ये हो गया। अब पढ़ेंगे मैथ्स। कल का कॉन्सेप्ट माइंड पे होगा तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आज का टॉपिक जो है उस पे कोण, किस पे पहुंचे हम लोग, कोण पे थोड़ा सा देख लीजिए। कोण के बारे में कॉपी तो लाते हैं और ये इसी रफ में लिख के चले जाते हैं। जाना है। पूरक कोण, पूरक कोण को क्या, कौन सा कोण बोलते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे। वे दो कोण जिनके
मापों का योग 90 डिग्री होता है। इसे पूरक कोण, अनुपूरक कोण कहते हैं। अब देखिए, आपके पास एक समकोण है। समकोण का जो मान कितना होगा? 90 डिग्री का एक समकोण है, हम मान लेते हैं ए ओ बी। अब स्टेटमेंट क्या कहता है? जब कोई दो एंगल जुड़ करके 90 डिग्री बनता हो, सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, जब क्या बनता हो, 90 अंश बनता हो, तो उसको हम लोग पूरा कोण बनेंगे बोलेंगे। अब देखिए, आपको कुछ ऐसे सवाल भी दिया जा सकता है, ये पूरा कोण का जो एक परिभाषा बोल सकते फार्मूला है, इसको कैसे समझे? आपको प्रश्न दिया जाएगा 45 डिग्री का पूरक कोण, ठीक? तो 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? इस 90 से हम लोग 45 को कम करेंगे, 90 से ज्यादा तो होगा नहीं, दो कोण का जो हम लोग ऐड करेंगे, दो कोण का योग हमेशा होना चाहिए 90 अंश। तो अगर आपको पूछे 40 ही कर दें, 40 डिग्री का पूरक कोण, तो पूरक कोण निकालने के लिए हमेशा क्या किया जाना चाहिए? 90 में इसी 40 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो जो 50 डिग्री आएगा ये है 40 का पूरक कोण। 40 डिग्री का पूरक कोण है 50 डिग्री। दोनों मिलकर के क्या करेंगे? जोड़ने पर कितना होना चाहिए? हमेशा 90 होना चाहिए, वो पूरक कोण कहलाता है। कोई भी प्रकार से आप लोगों के दिमाग पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और कोण है, लिख लिए कि इसको समपूरक कोण। समपूरक कोण, जब, हाँ इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोण जिनके मापों का कुल योग कितना होगा? 180। जब दो कोण जिनके माप का कुल योग 180 डिग्री हो, तो इसे हम लोग बोलेंगे समपूरक कहते हैं। मान लो एक 180 डिग्री का एक कोण बना हुआ है। अब यहां पर बना दिया गया एक कोण कितने का? 130 डिग्री का कोण है, ठीक? ए ओ बी या सी, कुछ भी हम लोग नाम दे देते हैं। तो 180 में कितना कम है? सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं आप लोग? हमको किसी निर्धारित अंक में कितने अंक और चाहिए, ठीक है, तब वो पूरा हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री कहते हैं। आपने एग्जाम दिया होगा, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं, बच्चे लोग क्या होते हैं, एक पासिंग मार्क रखा जाता है, ठीक? पासिंग मार्क रखा गया और कितने नंबर में पासिंग है? मान लो 35 में। अब किसी स्टूडेंट ने कितने नंबर लाया है? 20। तो हम क्या बोलते हैं इनको? क्या आ गया ये? सप्लीमेंट्री पूरक या संपूरक। तो इसको पूरा करने के लिए वो कितने नंबर से रह गया? 13 नंबर।
तो जब एग्जाम होगा तो उसको कितना नंबर लाना पड़ेगा, बताइए। आपके साथ कितना बड़ा क्लेम किया, स्कैम हो रहा है? क्यों लाना है भाई, पहले बताओ। संपूरक का मतलब या सप्लीमेंट्री का मतलब है कि जो आपको लाना था तब तो पूरा होता, लेकिन जो हमारे यहाँ स्कूल शिक्षा पद्धति ये है कि जब ये परीक्षा आयोजित और फिर से की जाती है तो अलग प्रश्न मिलते हैं और सभी परिस्थितियां अलग होती हैं, आपको फिर से परीक्षा देनी पड़ती है, तो आपको फिर से 33 लाना पड़ेगा। पहले के समय में आपके अंक जितने कम होते थे उतने ही अंक आपको लाना पड़ता था, तो आप पूरक नहीं आते हो, आप फेल होते हो, आपको बोल दिया जाता है। पूरक का मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या है, उस मामले में आपका जो 6 विषय था या 5 विषय है तो 4 विषय में राइट, 1 विषय में फेल, तो आपको केवल पास होने के लिए इस पूरे क्लास में और आगे जाने के लिए इसको बस पूर्ति करना है, ये पूरक का कॉन्सेप्ट है, ये सप्लीमेंट्री है, ना कि आप नंबर लाए हो तो उतने ही नंबर लाएंगे। आपको फिर से 5 परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी, जितना कम है ताकि वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो एक ही विषय में आप फेल हैं तो आपको एक ही विषय की परीक्षा देनी पड़ेगी, ना कि पूरे का, तब ये क्या हो जाएगा, इसमें पास हो गए फिर से पेपर दिए तो पूरा हो गया। ये भाव है उस संपूरक या पूरक का। यहाँ पर 180 है, फिर क्या क्या बता रहे हो बोलोगे आप लोग, कितना चाहिए 180 होने के लिए, 50। 50 अंक, तो ये हम लोग बोल सकते हैं जब संपूरक का निकालेंगे तो 180 ऋण थीटा, थीटा का मतलब जो चीजें एक्स भी मान सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, या फिर कोई दूसरा, हम क्योंकि किसी भी डिग्री को समझाने के लिए थीटा का उपयोग किया जाता है। 180 ऋण थीटा ये संपूरक का निकालने का तरीका होगा, और पूरक का निकालने का तरीका क्या होगा, 90 ऋण थीटा। जो भी कम पड़ेगा उस पर आपको काम करना है। चलिए क्वेश्चन लिखते जाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करके बताएंगे। 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो आप क्या करें, कॉपी में लिखेंगे, एक चीज लिख लीजिए, माना पूरक कोण एक्स है लिख सकते हैं या थीटा है लिख सकते हैं, माना पूरक कोण थीटा है, तो 90 ऋण थीटा, बस 90 में, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप इसको लिखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस पर बन जाए। कितना होगा आंसर, 60 डिग्री। अब जो भी मैं बोलूंगा तब भी उसका सेम उत्तर होगा, आपने 90 में माइनस करके बताना है बस, ठीक है। 60 का कितना होगा, 30, 90 लाने के, पूरक अनुपूरक सेम हुए, है ना, और समपूरक अलग है, उसमें 180 में करना पड़ेगा। अब प्रश्न देखिए, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें नहीं दे रहा हूं, बोल देता हूं, 60 का 30, 70 का 20, 20 का 70, ठीक है, 50 का 40, उसका पूरक उसका पूरक। क्वेश्चन नंबर अगले में अब आता है प्रश्न, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अब उसको आप बनाना है। इनमें से कौन सा पूरक कोण, कौन सा कोण पूरक कोण से 20 डिग्री
अधिक है, देख के भी बता सकते हो आप लोग। 45, 55, 70, 110। उम्र कैद की सजा हो जाएगी आप लोगों को, बता रहा हूँ, बिना समझे उत्तर बताओगे तो। पूरक कोण किसे कहते हैं जो 90 में फुलफिल होता है? ठीक है, तो पहले तो आप पूरक कोण पता करना पड़ेगा। अब पूरक कोण से 20%, 20 डिग्री ज्यादा कौन है उसके बाद बताना पड़ेगा। आपको ये थोड़ी पूछा सम कोण से 20 ज्यादा कौन है, पूरक कोण से 20 डिग्री ज्यादा कौन है। तो अब पहले पूरक कोण निकालना है। पूरक कोण निकालने का सूत्र क्या है? 90 माइनस थीटा। वहां से पूरक कोण निकलेगा। वहां से पूरक कोण निकालने के बाद आपको देखना है कि 20 डिग्री उसको बढ़ाओगे तो कैसे बनेगा। हाँ, अब 20 माइनस कर दिया वो। आसान नहीं है ना पूरा कोण बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके। पूरा कोण समझे हो कि नहीं समझे हो, ये बताओ भाई। थोड़ा सा सोचिए भाई, लॉजिक लगे। आप पूरा कोण किसको कहते हैं? पूरा कोण कहते हैं 90 माइनस थीटा को। ठीक, आपको एक कोई ऐसा जो थीटा का मान निकालना पड़ेगा, उससे थीटा ही पूरा कोण है, ये तो सम कोण है। इससे ऐसा कौन सा ये डिजिट है आपको जो इससे 20 ज्यादा है? अभी आया समझ में? इससे 20 ज्यादा हो, एकदम लॉजिक है, लॉजिकल है। उधर चश्मा चेंज कर दिए क्या? माना, कौन सा कोण बोलता है ना, माना वह कोण थीटा है। ठीक, मान लेते हैं थीटा है। तो प्रश्न के हिसाब से जो थीटा है वो एक पूरक कोण से 20 अधिक है। कोई ऐसा कोण है जिसका मान, वही उसी कोण का मान ज्ञात करना है जो किसी पूरक, ये पूरक कोण का मतलब 90 ऋण थीटा ही होता है, उससे 20 ज्यादा है। इसको सॉल्व करोगे तो वो कोण का मान आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्न को पढ़िएगा फिर से, तब समझ में आएगा। हाँ, इससे 20 ज्यादा है, इसका मतलब ही होता है पूरक कोण। ठीक, जब भी पूरक कोण बोले तो वो आप लोगों को 90 ऋण थीटा ही लेना है, थीटा नहीं लेना है। थीटा पूरक कोण का मान है। कुछ तो आया समझ में? तो इसको आप सॉल्व करिए। हम्म, वो, हाँ, उसके बाद आप क्रॉस चेक करिए कैसे नहीं बनेगा, देखिए। वही क्रॉस चेक 90 ऋण थीटा से करना है ना। चलिए बना के देखते हैं। माना वह कौन एक्स माने क्या, थीटा से थोड़ा सा चलेगा। तो थीटा बराबर हो गया 90 ऋण थीटा प्लस 20, कोष्टक हटा दिए हम लोग। अब ये हो गया थीटा बराबर 90 और 20 जुड़ गया 110। इधर चला गया एक थीटा, ऐसे। ठीक है, ये माइनस चला गया, इधर प्लस हो गया, और ये पहले से है, ये हो गया 2 थीटा 110। तो थीटा बराबर हो गया 55। अब प्रश्न क्या कहता है इसको समझिए। ये जो 55 है वो ऐसा कोण है, ठीक, 55 एक ऐसा कोण है जो पूरा कोण से 20 अधिक है। ठीक, 90 ऋण थीटा, 90 ऋण 55 कितना आएगा? आएगा 35।
35 को हम लोग मानेंगे पूरक कोण मानेंगे, 90 से जो कम होगा वही पूरक कोण कहलाता है। अब देखिए 35 जो है वो इस 55 से, जो 55 जो है 35 से 20 अधिक है, अर्थात पूरक कोण से 20 अधिक है। ऐसा ही आएगा। आप लोगों को कभी नहीं पूछेगा 30 का पूरक कितना है, वो नहीं आएगा। आप लोग खुश हो, बस इतना ही प्रश्न होगा, ऐसी नहीं, कितने सारे चीजें इसमें अभी आने वाली हैं। पूरक कोण बार बार लिखो, पूरक कोण ये है, अर्थात 90 से जो कम होगा वही पूरक कोण है, 90 से जो कम होगा वही पूरक कोण है। ये थीटा पूरक कोण नहीं है, थीटा पूरक कोण नहीं है। इस थीटा से जो घटेगा और जो आंसर आएगा वो पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, नहीं आया इधर, इसको समझ नहीं आया, आ गया ना। चलिए दूसरा, आपको फिर से एक नए एंगल का, उस देखिए पूरक कोण का मतलब बार बार बता रहा हूं, ये एक समकोण है और हमने कुछ ऐसा एक एंगल बना दिया है जिसका मान मैंने 50 लिया, 60 लिया, 40 लिया, तो पूरक कोण हमेशा जो बचा हुआ है वही होगा। ये एक थीटा है, ये पहले से दी गई थीटा है, पूरक कोण थीटा नहीं होता, पूरक कोण मतलब 90 ऋण थीटा होगा। ठीक है, उधर ठीक तो बोल रहे, अभी बताना इसका। चलिए मिट नहीं रहा है, वह कोण का मान बताइए जो अपने पूरक कोण का 1/5 है, तो कौन होगा। माना हुआ कोण थीटा है, ठीक है, बस सिंपल है। मैं थोड़ा पूरक कोण को जल्दबाजी कर दिया क्या समझाने के लिए। हाँ ऐसा ही प्रश्न आ रहा है, मैं ऑप्शन भी नहीं दिया हूं क्या, दे देता हूं भाई। ऑप्शंस हैं 30 डिग्री, 15 डिग्री, हाँ 45 डिग्री और 60 डिग्री। जब भी आपको नया एंगल निकालना होगा तो वो एंगल थीटा ही है। ठीक है, माना वह कोण एक्स है या थीटा है, तो प्रश्न क्या कहता है, आपको इस थीटा का मान निकालना है, तो थीटा की वैल्यू के लिए कुछ कंडीशन ये है कि ये जो है अपने पूरक कोण, अपने पूरक कोण का है ना, अपने पूरक कोण का 5 गुना है, तो पूरक कोण मतलब 90 माइनस थीटा, ये पूरक कोण का क्या है, गुना 1/5, ठीक, का 1/5 है, आ गया आंसर कितना आएगा 15। थीटा बराबर हो गया, ये इसका गुणा करने आएगा, एक का गुणा आप 90 ऋण थीटा से कर दीजिए तो ये हो गया 19 माइनस थीटा बाय 5। ठीक, इसका और इसका गुणा होगा 5 थीटा, ऊपर में बच गया है 90 ऋण थीटा, ये माइनस है तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 6 थीटा। अब थीटा का मान हो गया 90/,
6, तो 15 छक्के 90। अब फिर से इसको समझिए, ये जो थीटा था, मान था, वो इसका मान है, ठीक, और इसका मान है, तो पूरा कोण इसमें घटाने के बाद जो बचेगा वो पूरा कोण कहलाता है। आपको निकालना है, अब पूरा कोण का मान निकालिए। पूरा कोण निकालना होगा तो आप 90 में 15 माइनस करेंगे तो पूरा कोण निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम लोग पूरा कोण निकाल लेते हैं, तब आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। पूरा कोण का फॉर्मूला है, इसी को थीटा बना रहा हूं, 90 माइनस थीटा। हमने थीटा का मान कितना निकाला, 15, तो ये कितना आ जाएगा, 65। 75 डिग्री। प्रश्न में जाइए, उस कोण का मान बताइए। उस कोण का मान 15 है, जो अपने पूरक कोण का, ठीक है, इस पूरक कोण का कितना है, तो 15 का पूरक 75 होगा, 75 का पूरक 15 होगा, तो ये अपने पूरक कोण से कितना है, 1/5 है। ये जो है 1/5वां हिस्सा है, 15 पंचे 75। अगर बोल दिया जाए ये 75 जो है उस कोण का, पूरक कोण जो है, पूरक कोण उस कोण का 5 गुना ज्यादा है, या 5 गुना है, 15 पंचे 75। एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 5 गुना है, तो उस कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन देने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। हम क्या किए, आप लोग बनाए, साथ ही साथ माना कोण क्या है, थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या बताई गई है, हमारे पास जो अनुपूरक कोण है, और पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक कोण का मतलब होता है 90 ऋण थीटा। पूरक कोण से 90 ऋण थीटा का 5 गुना है, वो 1/5 था, तो 1/5 के 5 है तो 5 रखेंगे, 5 है। आंसर आप बता देंगे जल्दी से, थीटा बराबर 90 और 5 का गुना करेंगे तो 450 माइनस 5 थीटा। ये 5 थीटा उधर चला जाएगा तो हो गया 6 थीटा। ये हो गया 450। थीटा की वैल्यू होगी 450/6, ये हो गया 75 डिग्री। आपसे पूछा जाए 75 का पूरक कोण कितना है, 15 है, और उसका 5 गुना हो गया। अभी जो हम लोग बनाए थे प्रश्न, उसका अपोजिट है ये। समपूरक के भी प्रश्न हैं एक दो, उसके बाद मिक्स प्रश्न है। हो गया क्या, आप जो प्रश्न लिख रहे हैं उसको आप लोग बनाएंगे, और ध्यान पूर्वक बनाएंगे और अच्छे से लिखेंगे। क्वेश्चन, यदि कोण P का पूरक कोण, यदि P का पूरक कोण 13x - 11 तथा समपूरक कोण 24x + 24 है,
तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे बनाओगे, कुछ लॉजिक लगाइए, अब P का वैल्यू बताएंगे। इसके लिए एक सहारा किसका लेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। संपूरक कोण और पूरक कोण का जो डिफरेंस होता है वो कितना डिग्री का होता है, बस दोनों का डिफरेंस रखें और दोनों की वैल्यू रखें, उसके बाद बनाएं। ये किसका वैल्यू है, आपके पास क्या क्या दिया गया है, दिया है संपूरक कोण। संपूरक कोण को हम लोग कैसे लिखते हैं, 180 माइनस x1 लेते हैं, x x लिखा है तो, है ना, और इसकी वैल्यू क्या होती है प्रश्न में, ये दिया गया है। वैसे ही पूरक कोण का जो फॉर्मूला है वो होता है थीटा या एक्स, यहाँ पर एक्स के हिसाब से हम लोग एक्स लिख लेते हैं, और दिया गया है 13x माइनस, कहाँ गया 11 है, ये दो चीज दी गई है। चूंकि आपको क्या मालूम होना चाहिए, जो संपूरक कोण है सप्लीमेंट्री एंगल है, और पूरक कोण का अंतर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसी बेस पर हम लोग क्या करें, इसको मान रखें। संपूरक कोण और पूरक कोण का डिफरेंस कितना होता है, 90। आपको उस थीटा, इस थीटा का मान नहीं निकालना, पी का मान निकालना है ना, अर्थात इसके बाद फिर से सॉल्व करना पड़ेगा ही। बना रहे हैं 24x प्लस 24 माइनस 13x माइनस 11, दोनों का डिफरेंस कितना आता है नियम के अनुसार, 90 होता है। यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी, x का, और x की वैल्यू निकलने के बाद आपको किसका मान निकालना पड़ेगा, उसके पूरक कोण का। पूरक कोण का मान निकलेगा, उसके बाद उस पूरक कोण में p का मान आएगा। हाँ बनाएंगे, माइनस करेंगे, जल्दी से x का मान निकाल लीजिए यहां से, उसके बाद उस पूरक कोण आप किसी में भी रखेंगे 36 आंसर आएगा, उत्तर 36 लाइए। अब 36 लाना है, इतने के लिखने के बाद उत्तर 36 नहीं लिखना है, उसको सॉल्व करना है, बाद में 36 लाते रहेंगे, ऐसे नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं दिया, बना ही देते हैं, बताते जाओ भाई। यहाँ माइनस, पहले तो इसको हम लोग कर लेते हैं 24, 24 माइनस है तो माइनस 13x। यहाँ देखिए कि जब भी कोष्टक हटता है चिन्हों का गुणा होता है, माइनस माइनस प्लस। आगे जो x की वैल्यू है उसको x के साथ जोड़ें, और ये 24 है उसको 11 के साथ, तो ये माइनस है तो इसके साथ ये घटेगा, 24 में 13 कम करेंगे, हो गया कितना 11x, इसको और इसको घटाए हैं, और 24 और 11 को हम लोग प्लस करेंगे तो हो गया 35, और ये हो गया है 90। तो यहाँ से 11x बराबर 90 ऋण 35 इधर चला गया, तो 11x बराबर ये हो गया घटाने के बाद 55 हो गया। अब x बराबर हो गया
5 लिख दूं सीधा? ये 5 है क्या? 5 एक ऐसा मान है जो संपूरक कोण और पूरक कोण को आइडेंटिफाई करेगा, ये उत्तर नहीं है, है ना? इसको घटाने के बाद, इस x को घटाने के बाद जो आएगा वो उत्तर है। इसी से p का मान, p कोण का मान, p कोण का मान आप इस x के मान को किसी में भी रखेंगे, आप बना सकते हैं क्या? x के मान के रख को निकालेंगे, हम किस पे रखें? पूरक कोण में p का मान किस पे रखने पर? पूरक कोण में रखने पर। पूरक कोण की वैल्यू क्या है? 30x माइनस 11, तो 13 इंटू 5 माइनस 11, 13 पंचे 65, और 65 और 13 36 डिग्री। कितना? ये तो 54 आया है, 54 डिग्री। ये क्या है? मान के चलो पूरक कोण का मान है, ठीक है। पी का कोण का मान पूरक कोण में रखने पर, तो इसमें ये पूरक कोण का मान आया, जगह बचेगा उधर। इस पूरक कोण से अब पी का मान, पी का मान हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा ही है मान लो, 90 माइनस 54। आप इसको अगर संपूरक कोण में भी रखेंगे तब भी वो आएगा। लंबा हो रहा है क्या प्रश्न? मैं संपूरक कोण निकालने का नहीं बताया ना, इसलिए होगा। संपूरक कोण 180 का है, उसमें 2 गुना किया जाएगा, 3 गुना किया जाएगा। आप क्या करते? सभी को 180 से सॉल्व करते, जैसे 90 से किए हैं। बहुत सारे वैरायटी हैं संपूरक पूरक में। लिख लिए होंगे तो एक प्रश्न, उसके बाद आप लोगों को छोड़ूंगा। हो गया? लिखेंगे संलग्न चित्र में एंगल ए का संपूरक कोण क्या होगा? संलग्न चित्र आपके सामने ये है। फिफ्टी एट ए बी सी, 3 रेखाएं हैं ए बी सी डी। उसके बाद है, इसका मान है आपके पास 1010, 110। एंगल एक आपको फाइंड करना है, एंगल ए एक्स का मान। आपको ए का संपूरक कोण याद करना है। एंगल ए का संपूरक कोण, ए एक्स मत लिखिए, फिर आप एंगल ए निकालेंगे। बस इसको बता दीजिए। कल का कॉन्सेप्ट है, कल सबसे लास्ट लाइन जो लिखे थे उसी को लेकर है। 120 नहीं, क्या पता।
आया भी होगा, मैं ऑप्शन नहीं देखा। 128 कुछ बोले क्या आप लोग? आएगा आएगा 120। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने अंतः कोण और बाह्य कोण बताया, ठीक है। अंतः कोण में आप पहले ये देखिए आपके पास कितने एंगल हैं, एक तो बी और ए, बी और सी। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि, और ये बाह्य कोण है ना, तो कॉन्सेप्ट क्या है, दो अगर अंतः कोण है, ठीक है, उसका योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। दो अंतः कोण का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। बाह्य कोण का मान 110 है और एक अंतः कोण का मान 58 है, तो निश्चित रूप से दूसरे अंतः कोण का मान भी 110 के आस 52 होगा। ये दोनों बराबर होंगे आवश्यक नहीं है, इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए, यही तो था ना। तो हम लोग मान लेते हैं कोण C बराबर 110, कोण B बराबर 58, तो कोण A बराबर आपको निकालना है। तो कोण A निकालने के लिए कोण A बराबर कोण C कोण B, यहां लिख सकते हैं चूंकि दो अंतः कोणों का जो योग है एक बाह्य कोण के बराबर है। तो एंगल ए निकालने के लिए क्या किया गया है, 110 में 58, एंगल ए का मान कितना आएगा फिर 52 डिग्री। अब देखिए 52 डिग्री का संपूरक कोण निकालने के लिए 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 52 128 बोले ना, ये है इसका आंसर होगा। ऑप्शन में दिया गया है 52, 58, 110 और ये 128। कठिन प्रश्न आ गए, कल सरल वाला दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कल आप लोगों को पूरा ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, चित्रात्मक, है ना, संलग्न। नहीं पढ़ो कहा तो 180, जरूरी नहीं है कि वो त्रिभुज, हाँ 180 तीनों को करके वहां आगे आपको जितना ज्यादा हो सके देखकर बनाना है, सभी संभावनाओं को देख लेना है। 180 मान की भी बना सकते थे आप, है ना। आया 128। चलिए कल आप लोगों को कौन सा सामाजिकरण के सिद्धांत, जो टॉपिक वाइज चल रहा है ना, आप लोग का सिलेबस वाइज चल रहा है, उसके बाद आएगा बुद्धि। कल राइटर लोग का, मनोवैज्ञानिक लोग का देखना है आप लोगों को, गणित में ऐसे ही प्रश्न बनाना है, ठीक है।